Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the new part number 11 and example number 16. So let's start with the example. Neela and Sheila are partners of partnership firm sharing profit and loss in the ratio of capital proportion. Okay, here it is clearly mentioned they were sharing their ratio in the capital proportion. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उनका कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहली ही लाइन में ट्रायल बैलेंस में देखो क्या लिखा है, नीलास कैपिटल एंड शीलास कैपिटल. एज यू नो कैपिटल्स के कौन से बैलेंस होते हैं, कैपिटल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. तो क्रेडिट बैलेंस हमको मिल गए दोनों के, नीला एंड शीला. ओके, अब इनका क्या बैलेंस है, 1,50,000. ओके, एक पार्टनर का है 1,00,000, एक का है 15,000. अब हम क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से 40 लास्ट में निकाल देंगे. तो हमको क्या रेशियो मिल जाएगा, 10:5. अब इसको भी हमको अगर छोटा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 2:1 का रेशियो आपको मिल जाएगा. सो व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. क्लियर स्टूडेंट्स. अब ट्रायल बैलेंस को हम स्किप करते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं कहाँ पे, एडजस्टमेंट पे. तो एडजस्टमेंट में आप देखेंगे कौन सा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,10,000 हैविंग अ मार्केट वैल्यू 20% मोर देन द बुक वैल्यू. मतलब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो एक्चुअली 20% ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में. पहली नोट्स हम बनाएंगे किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की. ओके, व्हाट इज द करंट वैल्यू, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, करंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹1,10,000. 1,10,000. सेकेंड, यू हैव टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू. अब आपको मिलनी क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू मिलनी चाहिए. ओके, मार्केट वैल्यू में क्या लिखा है, 20% मोर देन द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू आपकी कितनी है, 1,10,000 प्लस 20% कर दो सीधे, आपको क्या आंसर मिलेगा, 1,32,000. अब हमारा कंसेप्ट क्या था, विच एवर इज लोअर विल बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. इन दोनों में से कम कौन सा है, 1,10,000. तो हम बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 1,10,000. इन दोनों में से कौन सा आप लोगे, विच एवर इज लेस. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक हमारा मिल गया है. तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री आती है, एक आती है कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. तो सबसे पहले एंट्री मैं कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैं क्या लगा लूंगा, 1,10,000. इसका कैलकुलेशन हमने अभी किया हुआ है. चलो, और क्लोजिंग स्टॉक दूसरा हम कहाँ पे लिखेंगे, एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स. तो मैं यहाँ पे एक टाइटल लगा देता हूँ, करंट असेट्स. उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,10,000. क्लियर स्टूडेंट्स. चलो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल. अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स को 6% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट पे करना है. तो जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ उनकी कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों लिखनी पड़ेगी. तो हम ये चीज़ ढूंढ लेते हैं, हमको क्लियरली मिल जाएगा कहाँ से, यहीं से मिल जाएगा. कैपिटल्स आपको पता है. चलो, तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर नीला. अब नीला का क्रेडिट बैलेंस देखो कितना है, 1,00,000 रुपीज़. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000 रुपीज़. शीला का कितना है, 50,000. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000. क्लियर. ओके, अब वैसे ही ड्राइंग उसी के साथ है तो हम ये वो ख़त्म ही कर देते हैं. ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में. डेबिट में कितने आएंगे, 20,000. और शीला में कितने आएंगे, 14,000. ओके, नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेशन करना है, हमको उनको देना है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे भी हो वही के वही, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, एज 6%. तो 1,00,000 के
6% कितने होते हैं, 6,000 रुपीज़, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6,000। सेम वे 50,000 के 6% निकालो, आपको क्या आंसर मिलेगा, 3,000 रुपीज़। तो हमको दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गए। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, क्योंकि ये क्या होता है, जो भी कैपिटल पार्टनर्स लाते हैं उनको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब बिजनेस ये अमाउंट किसको पे करेगी, पार्टनर्स को पे करेगी। सो अल्टीमेटली इट्स एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ पे आता है, अगर ये पार्टनर के रिलेटेड है तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेम ऑफ द पार्टनर वन, दैट इज नीला, तो उसके जगह पे मैं सिर्फ एन लिख रहा हूँ। नीला के कितने आएंगे, 6,000 रुपीज़, और पार्टनर शीला के आएंगे 3,000 रुपीज़। इनका टोटल क्या आ जाएगा, 9,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। ओके, तो हमने यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट भी खत्म कर दिया। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर्स, दैट इज नीला 900 रुपीज़ एंड शीला 600 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो आपको रिकवर करना है, आपको इनसे लेना है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक दिस, दैट मीन्स इट्स अ इनकम फॉर द बिजनेस। तो इनकम आपकी कौन सी साइड पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू दी पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या नेक्स्ट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर नीला एंड पार्टनर शीला। नीला के कितने रुपए आएंगे, नीला के आएंगे 900 रुपीज़ और शीला के आएंगे 600। टोटल निकालो, 9 + 6 दैट मीन्स 1,500 रुपीज़ इसका टोटल आ जाएगा। एडजस्टमेंट की सेकेंड एंट्री कहाँ पे आएगी, अगर ये यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने रुपए आएंगे, 900 एंड 600 रुपीज़। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब इसके साथ हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट खत्म कर दिए, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। ये दोनों हमारे खत्म हो गए और ये दोनों भी खत्म हो गए और ये थर्ड वाला भी खत्म हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब हमको क्या करना है, जो बैड डेट रिजर्व है वो काउंट करनी है किस पे, डेटर्स पे। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डेटर्स। तो डेटर्स के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है, या तो आपको डेटर्स लिखा होगा, या तो आपको ऐसा लिखा होगा रिसीवेबल्स, या तो फिर आपको लिखा होगा कस्टमर्स। ओके, इन तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी हो सकती है। तो ये सब में एक चीज़ नहीं दी है आपको, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं, ओके, तो ये आपके हो गए डेटर्स। ओके, सप्लायर्स मतलब जिनसे आपने गुड्स लिया है वो आपके हो गए क्रेडिटर्स। अब आपको पता है डेटर्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये किसका होता है, डेटर्स का, और ये क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, क्रेडिटर्स का। तो क्लियर। तो हाँ, अब हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स, या तो आप डेटर्स लिखो, या तो आप कस्टमर्स लिखो, या तो फिर आप रिसीवेबल्स लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। यहाँ पे आ जाएंगे 90,000 रुपीज़। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व के परसेंटेज कितने दिए हैं, 5%। तो 90,000 के 5% करो सीधा 4,500। 4,500 माइनस करके वैल्यू निकालोगे कि कितनी आएगी, 85,500 रुपीज़। ओके, अब बैड डेट जैसे ही आपके एग्जाम्पल में आई तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए बैड डेट का। सबसे पहले आप लिखोगे बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, add bad debt from adjustment, add bad debt reserve from the adjustment, minus bad debt reserve from the trial balance. ओके, अब हमें बैड डेट रिजर्व जो एडजस्टमेंट वाली थी वो मिल गई थी 4,500 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 4,500। अब दो चीज़ें वो बाकी है, वो हम उसके बाद करेंगे, पर हमने एडजस्टमेंट वाले जो थे वो यहाँ पे हमने ऐड में डाल दिए। तो हमारा ये चीज़ खत्म हुआ। इसके साथ हम क्या करते हैं, हम क्रेडिटर्स का भी कैलकुलेशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। तो यहाँ पे कैपिटल की थोड़ी जगह छोड़ के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आएंगे आपके सप्लायर्स, या तो फिर आप उनको क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की क्या वैल्यू आएगी, 60,000 रुपीज़। तो मैंने आउटर कॉलम में ले लिया
60,000. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज गुड्स रिटर्न. ओके, अब हमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स जो हमने लिया था वो रिटर्न किया. ओके, सो गुड्स रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, पर वो कब काम लगेगा, जब आपके पास परचेज और सेल्स की एंट्री हो, तब हम उसमें से माइनस करेंगे. तो अब हम ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पे है. तो यहाँ पे देखो परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है. परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, कितने रुपए का परचेज है, 1,40,000. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ने के बाद परचेज 1,40,000. वैसे ही उसी साइड देखो सेल्स भी दिया हुआ है 2,60,500. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय सेल्स 2,60,500. ओके, इसमें से मैं सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा, इसमें से मैं अपना परचेज रिटर्न माइनस करूंगा, तो मुझे आउटर कॉलम में एक वैल्यू मिल जाएगी. तो ये मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया. ओके, परचेज एंड सेल्स, तो मैं इसे टिक कर रहा हूँ. गुड्स रिटर्न, अब देखो गुड्स रिटर्न है, अगर परचेज है तो उसका डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परचेज रिटर्न, और ये आपका हो गया सेल्स रिटर्न. ओके, चलो, तो परचेज रिटर्न आपका कितना है 3,000 रुपीज़, और सेल्स रिटर्न कितना है 2,000 रुपीज़. क्लियर स्टूडेंट्स, 1,40,000 में से हम माइनस करेंगे 3,000, तो आपकी परचेज की फाइनल वैल्यू कितनी आई, नेट वैल्यू 1,37,000. ये आपकी नेट वैल्यू आ गई. अब वैसे ही क्रेडिट साइड पे देखो 2,60,500 माइनस 2,000 रुपीज़, आंसर क्या आया 258,500. 258,500. ओके, तो यहाँ पे हमारा गुड्स रिटर्न भी इसमें कैलकुलेशन में आ गया. आगे दिया हुआ है बिल्स. तो बिल्स में आपको आता है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. अब जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो क्या होगा, दैट विल बी बिल्स रिसीवेबल, और क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्या होगा, बिल्स पेएबल. तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है, करंट असेट्स में. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिल्स रिसीवेबल, उसकी वैल्यू क्या आएगी 15,000, और बिल्स पेएबल की वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 20,800. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,800. ये भी एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया बिल्स का. चलो, अब हम सीधा फिर से आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पे. एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फॉर रेंट एंड सैलरी इज गिवन. अब हमको रेंट और सैलरी दोनों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं. अब रेंट है वो किसके रिलेटेड है, दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस का एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, एक्सपेंस हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, रेंट. तो देखो तो यहाँ पे रेंट कहीं पे है, तो ये रहा रेंट एंड टैक्सेस कितना है 12,000 रुपीज़. यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेंट 12,000 रुपीज़. ओके, प्लस हमको आउटस्टैंडिंग है तो ये पे करना पड़ेगा. तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट था हमारा वो इसमें ऐड कर देंगे. उसकी वैल्यू कितनी दी है रेंट की 300 रुपीज़. इसमें हम 300 ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में आएगी 12,300 की वैल्यू. आउटस्टैंडिंग रेंट इज योर करंट लायबिलिटी. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट बाय ₹300. क्लियर. नेक्स्ट वन दैट इज सैलरी. तो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ सबसे पहले रेंट पे, रेंट हमारा हो गया. सैलरी पे भी टिक कर रहा हूँ, सैलरी की वैल्यू कितनी है 23,000. अगेन सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरी की वैल्यू 23,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वैल्यू है वो कितनी है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू है 950 रुपीज़. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 23,950. ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे ही आप लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिकॉज इट इज़ अवर लायबिलिटी, वी हैव टू पे विद इन अ ईयर. ये साल में हमको ये पे करना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 950. तो इसका भी एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 5 इज ओवर. नेक्स्ट वन दैट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन दी फर्नीचर. अब मुझे क्या करना है, मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन काउंट करना है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम मशीनरी. तो यहाँ पे लिख दो मशीन. मशीनरी की वैल्यू दी है एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे कितनी है 36,500. तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 36,500. पर आपको उसी के साथ एक और चीज़ देखनी है कि उसके नीचे ही क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो ये जो था ये ओल्ड वाला था,
तो मैं ओल्ड डेप्रिशिएशन इसमें क्या कर दूंगा, ऐड। तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली वैल्यू मिल जाएगी। मैंने 3500 उसमें ऐड कर दिए। चलो 36,500 प्लस 3,500, मुझे क्या वैल्यू मिली, 40,000 रुपीज़। ओके, 40,000 में से अब मैं डेप्रिशिएशन काउंट करूंगा एट व्हाट रेट, 10%। डेप्रिशिएशन एट 10%, तो इसके 10% निकालो, कितना आया, सॉरी 40,000 के 10%, 4,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में क्या आंसर आ जाएगा आपका, 36,000। वैसे ही मैं दूसरी एंट्री भी ले रहा हूँ फर्नीचर की। चलो फर्नीचर ले लेते हैं। फर्नीचर कितने रुपए का है, यहाँ पे मेरा मशीनरी के बिल्कुल नीचे ही देखो फर्नीचर दिया हुआ है 12,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12,000 माइनस डेप्रीशिएशन एट व्हाट रेट, 5%। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5%। 10,000 के 5% करो, कितना आया, 500 रुपीज़। सॉरी 10,000 नहीं थे, 12,000 थे ना, सॉरी स्टूडेंट्स। फर्नीचर की वैल्यू थी 12,000, उसके 5% आपने निकाले हैं, सॉरी 12,000 इंटू 5%, 600 रुपीज़। ये वैल्यू आएगी आपकी 600, माइनस इक्वल टू करोगे तो आपको आउटर कॉलम का आंसर मिल जाएगा 11,400। अब दोनों डेप्रिशिएशन में कहाँ पे लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिशिएशन या तो आप अलग अलग लिख सकते हो या तो फिर आप कॉमन भी लिख सकते हो। जैसे कि ये मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, कॉमन लिख रहा हूँ, टू डेप्रिशिएशन। तो आपको पता भी चले, प्रीवियस आपने वीडियो देखे हैं तो मैंने हर बार अलग अलग लिखा है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन लिख रहा हूँ, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो मशीनरी के कितने थे, 4,000 रुपीज़। फर्नीचर के कितने हैं, 600। आउटर कॉलम में क्या वैल्यू आ जाएगी, 4,600। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस में जो जो चीज़ें आपकी बाकी हो उससे देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आएगा क्या, नीलास कैपिटल एंड ड्राइंग, वो हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके, कैश एंड बैंक। अब देखो, कैश का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, आपको पता है, कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। ओके, सेम वे बैंक का भी डेबिट बैलेंस होता है, पर यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान में रखी है कि कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, कैश का डेबिट बैलेंस ही होगा। तो ये चीज़ अगर डेबिट है तो क्रेडिट वाली क्या आ जाएगी, बैंक वाली एंट्री। ओके, तो बैंक वाली क्रेडिट में अगर एंट्री है तो उसे क्या कहा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश बैलेंस। कैश बैलेंस की वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपीज़। ओके, सेम वे बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लायबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, कितनी वैल्यू है, 14,000 रुपीज़। तो ये मैंने लिख दिया 14,000। नेक्स्ट वन दैट इज बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। अब आपको एग्जाम्पल में याद हो तो यहाँ पे हमने ये जगह छोड़ी थी उसके फॉर्मेट के लिए। तो ये वाले हैं जो कौन से हैं, ट्रायल बैलेंस वाले। तो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट डेबिट साइड होगा वो आपको क्या होगा, बैड डेट होगा, और क्रेडिट साइड पे होगा वो आपकी होगी बैड डेट रिजर्व। बैड डेट देखो डेबिट साइड पे कितना हुआ है, 400 रुपीज़। तो ट्रायल बैलेंस में मैंने लिख दिया 400 रुपीज़। प्लस एडजस्टमेंट वाला बैड डेट कोई है नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डैश। सेम वे बैड डेट रिजर्व जो आपकी है वो कितनी है, 1,300 रुपये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,300, जो हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। इसकी वैल्यू निकालो, 400 प्लस 4,500 माइनस 1,300। आपको क्या करना पड़ेगा, इतना माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है 3,600 रुपीज़। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,600। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा बैड डेट भी ख़त्म हो गया। तो कैश की एंट्री हो गई, बैंक की हो गई, बैड डेट की एंट्री हो गई। अब हम आते हैं वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग वेजिस पे। तो देखो, आउटस्टैंडिंग वेजिस है उसका कौन सा बैलेंस होगा, उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। ओके, और वेजिस है दैट इज योर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंस इज ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। तो ये होगा आपका वेजिस और ये होगा आपका आउटस्टैंडिंग वेजिस। तो वेजिस हम कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेजिस बाय रुपीज़ हाउ मच, हमें कितना वेजिस पे करना पड़ रहा है इस ईयर, 35,000 का। ओके, अगर आपका आउटस्टैंडिंग वेजिस है दैट मीन्स इट इज़ योर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो कहाँ पे आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजिस, उसमें क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग वेजिस हमारी कितनी थी, 2,000 रुपीज़। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,000। क्लियर। आगे
नेक्स्ट जाते हैं हम, वेजेस वाला हो गया, मशीनरी, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर। अब आता है ओपनिंग स्टॉक। आपको पता ही है ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वहाँ पे लिख देंगे 46,100, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक बाय ₹46,100। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है। अगर एडवांस में पे करते हैं दैट इज़ अवर असेट्स। तो असेट्स हम लिखते हैं कहाँ पे, करंट असेट में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। उसकी क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू आएगी ₹200। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 200। ओके, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा ख़त्म हो गया, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा खत्म हो गया। उसके बाद सैलरी, उसका एडजस्टमेंट था वो हमने कर दिया है। आगे आता है इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,000। इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, तो वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू कितनी है, ₹2,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। इंश्योरेंस प्रीमियम भी यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2900, अगेन इट्स एन एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹2,900, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट वन दैट इज गुडविल। गुडविल इज योर फिक्स असेट्स, तो वो वहाँ पे लिख देंगे गुडविल फिक्स असेट्स के बिल्कुल नीचे क्या लिख देंगे 72,000। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 72,000। आगे है दो चीज़ें, अब दोनों में हिडन एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान से ये चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहला है लीज होल्ड बिल्डिंग और सेकंड है 8% लीलाज लोन। तो हम क्या करते हैं, लीज होल्ड बिल्डिंग वाला लास्ट में करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी नोट्स बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम कर देते हैं कौन सा, 8% लीलाज लोन विच वॉज टेकन ऑन 1/11/16। एज यू नो लोन है तो दैट इज योर करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 8% लीलाज लोन। कितने रुपए की लोन है, 30,000 रुपीज़ की। मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम आ जाते हैं कहाँ पे, वर्किंग नोट पे, नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लीलाज लोन। अब स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है, इसकी डेट देखनी है। तो डेट यहाँ पे क्या दी है 1/11/16। ओके, सो फॉर्मूला वही सेम, आई इज इक्वल टू PRN/100। प्री दैट मीन्स योर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 30,000 रुपीज़। मैंने यहाँ पे लिख दिया 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 8%, तो 8 डिवाइड बाय 100 आ गया आपका। अब नंबर ऑफ मंथ्स कितना आएगा, या तो फिर नंबर ऑफ ईयर। तो देखो ये लोन ली है वो कब से ली है, 1/11/16 से। तो 11वां महीना, 12वां, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट मीन्स टोटल 5 मंथ्स। तो मैं क्या कर दूंगा 5 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। अब इसका कैलकुलेशन करो, 30,000 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, दैट मीन्स 1200। आंसर क्या आया आपका, सो यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट। आपको ये पता चल गया 1,000 रुपीज़ कैसे आए। चलो, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 1,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज योर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, आप कौन सी साइड पे लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ₹1,000। सेम वे एज यू हैवंट गिवन द इंटरेस्ट ऑन लोन टिल नाउ, तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ₹1,000। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नोट नंबर 2। तो जब भी आप एग्जाम्पल करो तो आपको याद रहेगा कि नोट 2 आपने देखनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अगर एग्जाम्पल में आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये चीज़ में गलती कर सकते हैं, इसे बहुत ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट से भी इम्पॉर्टेंट ये वाली चीज़ है, लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग, ओके। मोस्ट IMP, अगर ये पूछा गया और अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आप गलती 100% करने वाले हो। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। देखो आपको वैल्यू दी है 14,000। लीज होल्ड बिल्डिंग की आपको वैल्यू क्या दी है 14,000। अब यहाँ पे
इन बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फ्रॉम 1, 10, 14 यू हैव टू रिडीम इट फॉर 5 years। कब से? 1, 10, 14 से लेके आपको कितने साल तक ये चलानी है? 5 years में पूरी इसको रिडीम कर देनी है। अब हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं या तो फिर हम जो अभी ट्रायल बैलेंस और ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो कब से है? दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। पता चला? ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। अब हमको क्या करना है? हमको इसके बीच की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या हाँ हो रहा है, इसने लिया है कब से? 1, 10, 14 से, तो ये 6 महीने हो गए, उसके बाद कुछ वैल्यू निकलेगी। और हमारे पास अभी कौन सी वैल्यू है? हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 14,000 वैल्यू है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पूरा एक टाइमलाइन का ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही उसने लिया था तो वहां से मैं डेट स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम 1, 10, 14। ओके, अब ये ईयर कब एंड हो रहा है? दिस विल एंड ऑन द ईयर 31 मार्च 15। क्लियर? ये स्टार्ट कब से होगा? 1, 10, 14 और एंड कब होगा? 31 मार्च 15, क्योंकि ये हमारी क्लोजिंग डेट है। अब नेक्स्ट ईयर जो आपका स्टार्ट होगा वो कब से होगा? 1, 4, 15 से लेके 31 मार्च 16 तक। ये पूरा साल आ गया, ये आपको पता चला। आगे देखो, 1, 4, 16 से लेके 31 मार्च 17, ये एक ईयर हो गया। ये हो गया 1, 4, 17 से लेके 31 मार्च 18 तक। ओके, ये आपका थर्ड ईयर खत्म हुआ। उसके बाद एक और ईयर आएगा फ्रॉम 1, 4, 18 टू 31 मार्च 19। क्लियर? और नेक्स्ट आएगा आपका 1, 4, 19 से लेके, अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो है वो 6 मंथ हुए, ये आपके 12 मंथ्स हुए, ये 12 मंथ, 12 मंथ और 12 मंथ, 12, 24, फिर 36, 48 प्लस 6। ओके, अब आपको क्या करना है? एज यू नो यू आर टेकिंग दिस असेट्स फॉर 5 years, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हुआ? 60 होना चाहिए। तो इसका टोटल कितना होना चाहिए? 60। अब 60 में से ये सारी चीजें माइनस कर दो। 60 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 6, मतलब हमको लास्ट में 6 मंथ और कैलकुलेट करने पड़ेंगे फ्रॉम 1, 4, 16 टू विच डेट? 31 9th month 19। क्लियर? तो ये पूरा कैलकुलेशन ऐसे होने वाला है। अब आपको वैल्यू जो मिली है वो कौन सी डेट की मिली है वो ध्यान में रखो। आपको जो वैल्यू मिली है वो कब की मिली है? 31 मार्च 16 की, 14,000 रुपीज। क्लियर? कब की मिली है? 14,000 रुपीज यहाँ की मिली है। मतलब ये डेट पे जब बैलेंस शीट बनी होगी तब हमने क्या किया होगा? रिटर्न ऑफ वैल्यू करी होगी, मतलब रिटर्न ऑफ वैल्यू के बाद की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है। तो हमें तो जो भी कैलकुलेशन करना है वो कौन सी बैलेंस पे करना है? ओपनिंग बैलेंस पे। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे है नहीं, तो अब क्या करेंगे? अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स तो है। तो अब हम पूरा उल्टा कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? अब जो वैल्यू बची वो कितने मंथ में डिवाइड होने वाली है उसका कैलकुलेशन करो। तो उसमें आएंगे ये 12, 12, 12 और 6, टोटल कितने होंगे? 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6, टोटल होंगे 42 मंथ्स। तो ये जो वैल्यू है वो आपको कितने महीने में रिडीम करनी पड़ेगी? 42 मंथ्स में रिडीम करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सीधा उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 14,000 डिवाइड बाय 42 मंथ्स, तो आपको पर मंथ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मुझे पर मंथ की वैल्यू क्या मिली? 333 रुपीज एंड 33 पैसे। ओके, पर मुझे तो एग्जाम्पल में कितना चाहिए? मुझे तो सिर्फ 1 साल की चीजें ही चाहिए। दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, मुझे कितना चाहिए? इतना ही तो चाहिए। तो इसमें टोटल महीने कितने होते हैं? 12। तो अगर मुझे 1, 4, 16 से लेके
31 मार्च 17 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें टोटल मंथ्स कितने आ जाएंगे, 12 मंथ्स आ जाएंगे। ओके, तो ये जो मुझे है ये पर मंथ मिल गया है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 333.33 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपको इसका आंसर मिल गया 3999.99, दैट मीन्स 4000 रुपीज। क्लियर? तो एवरी ईयर वी विल रिडीम बाय हाउ मच, 4000 रिडीम करेंगे इसमें से। ओके, तो हम क्या करेंगे, सीधा लीज होल्ड बिल्डिंग पे 4000 रुपीज रिटर्न ऑफ कर देंगे। लीज होल्ड बिल्डिंग देखो, आपकी लीज वाली बिल्डिंग जो है वो कितने रुपए की है, 14,000 रुपीज की। उसमें से माइनस करो डेप्रिशिएशन या तो फिर रिटर्न ऑफ वैल्यू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिटर्न ऑफ। कितनी वैल्यू आएगी, 4000। आउटर कॉलम में क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 10,000 रुपीज उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आपको, चलो इसकी सेकेंड इफेक्ट दे देता हूं, रिटर्न ऑफ अगर आपने किया तो वो कहां पे आ जाएगा, वो सीधा आपका आ जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट टू रिटर्न ऑफ बिल्डिंग। ओके, इसमें हम लिख देते हैं नोट नंबर 3। ओके, आंसर क्या आएगा, 4000 रुपीज, दैट विल बी कम इन आउटर कॉलम। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला था। अब अगर इसका कैलकुलेशन फिर से आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू है कितनी, 4000 रुपीज, तो 4000 हमको कितने मल्टीपल में लेना था, 5 ईयर्स में लेना था, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 20,000। ओके, तो 5 ईयर्स अगर डिवाइड करो तो एवरी ईयर अगर आप 4000 का डेप्रिसिएशन लगाते हो तभी इसकी वैल्यू रिडीम हो सकती है बाय एंड ऑफ द ईयर। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एक एडजस्टमेंट था। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही तो फिर से वीडियो देखो, आपको ये चीज़ आराम से पता चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा सम का एडजस्टमेंट और सारी एंट्री यहाँ पे डाल दी। अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन, फाइनल आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा पूरा आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो 258500 क्रेडिट साइड पे प्लस 1,10,000। आंसर क्या आया, 3,68,500। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,68,500। ओके, वही का वही मैं कर दूंगा डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड पे बैलेंस ले आएंगे 368,500, माइनस करेंगे उसमें से 46,100 माइनस 1,37,000 माइनस 35,000। आंसर क्या आया, 1,50,400। 1,50,400। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या कहा जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आप कौन सी साइड पे ले जाते हो, अगर ये डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितनी वैल्यू आएगी, 1,50,400। टोटल करो इसका, एक ही चीज है 1,50,400, सीधा इसके आंसर में आ जाएगा 1,50,400। इसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड की सारी वैल्यू, स्टार्टिंग विथ बैड डेट वाला 3,600, 12,300 माइनस 23,950 माइनस 4,600 माइनस 2,000 माइनस 2,900 माइनस 1,000 माइनस 4,000। आंसर क्या आया, 96,050। 96,050। इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, योर नेट प्रॉफिट। अब जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करते हो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सीधा मैं यहाँ पे ले जाऊँगा बाय नेट प्रॉफिट। कितनी वैल्यू आएगी, 96,050। 96,050 में हम ऐड कर देंगे कितनी वैल्यू, 1,500 रुपीज़ प्लस 1,500। आंसर क्या आया, 97,550। 97,550। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 97,550। उसमें से माइनस करेंगे 9,000 रुपीज़। 9,000 माइनस करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 950 रुपीज़। ओके, so this is your divisible profit which is going to be distributed among the partners. Divisible profit निकालो, पार्टनर नीला एंड पार्टनर शीला।
अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था तब हमने क्या ढूंढा था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढा था। तो आपको याद है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया था? मैंने बुक में लिखा था 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया था। दैट मीन्स यहाँ पे करेंगे 2/3, यहाँ पे आएगा 1/3 प्रपोर्शन। सो 950 इंटू 2/3 तो कितना आया? 60,033 इनका आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका फिर से एक बार टोटल करते हैं। 97,550 माइनस 9,000 करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 88,550। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? 88,550। ओके, 88,550 को 2/3 करो तो पहले में आ जाएगा क्या? 59,033 और सेकेंड पार्टनर का बाकी का जो भी बचा 88,550 माइनस 59,033 तो आंसर क्या आएगा सेकेंड का? 29,570। ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट वो जो है वो आप ट्रांसफर कहाँ पे करोगे? ऑन देयर कैपिटल्स अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लाया जाएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आएगा? 59,033 और सेकेंड पार्टनर का कितना आएगा? 29,517। इसका टोटल करो 1 लाख रुपीज प्लस 6,000 प्लस 59,033 कितना आया? 165033। उसमें से माइनस करेंगे 20,000 माइनस 900। फाइनल आपको क्या वैल्यू मिल रही है? 1,44,133 और पार्टनर नीला। आपको नीला के इतने रुपए मिल गए। चलो अब वैसे ही हम दूसरे पार्टनर शीला का देखेंगे। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29,517। क्या आंसर आया? 82,517। उसमें से हम माइनस करेंगे 14,000 माइनस 600। आंसर क्या आया? 67,917। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 82,517 और यहाँ पे लिखेंगे 165033। इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? दिस विल बी कंसिडर एज अ कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस। तो इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये अगर डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड? कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला पार्टनर नीला और यहाँ पे लिखेंगे शीला। नीला के कितने आए? 1,44,133 और इसके कितने आए? 67917। टोटल करके आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू निकालो। आउटर कॉलम में आएगा 212050 प्लस ये सारी वैल्यू इसमें ऐड करते जाओ धीरे धीरे करते। 60,000 प्लस 20,800 प्लस 300 प्लस 950 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 1,000। आपका आंसर क्या आया? 341100। मैं यहाँ पर लिख दिया 341100। अब उसी साइड का क्रेडिट साइड का करते हैं टोटल। असेट साइड का 36,000 प्लस 11,400 प्लस 72,000 प्लस 10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 85,500 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 200। टोटल क्या हो रहा है? 341100। जैसे हमारा कैपिटल साइड का टोटल हुआ वैसे ही हमारा असेट साइड का भी टोटल उनके साथ मैच हो गया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये पूरा एग्जाम्पल हमने 39 मिनट्स में सॉल्व किया। उसमें से आपको सबसे अच्छे से याद करना है थर्ड जो आपकी वर्किंग नोट थी लीव्स वर्ल्ड बिल्डिंग वाली। ये मोस्ट आईएमपी है। अगर इस टाइप का कुछ पूछा गया तो आप गलती कर दोगे, तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एग्जाम्पल। I hope you have liked, share and subscribe to the channel.
प्लीज़ शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कॉमर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 16 ख़त्म किया, 17, 18 और 19 तीन एग्जाम्पल, दैट मीन्स न्यू 3 सेशन विल बी देयर। ये 3 सेशन जैसे ही ख़त्म होंगे हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।